क्या मौत के बाद सिर्फ अंधेरा होता है या फिर एक नई शुरुआत? मैं हूं आर्यन और आज हम बात करेंगे उस सच की जिससे हर इंसान डरता भी है और जानना भी चाहता है। लाइफ आफ्टर डेथ। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप पर्सनली लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हो? हाँ, तो इसमें ऐसा है कि अभी जो प्रेजेंट में जो युग चल रहा है, जो टाइम अभी चल रहा है, वहाँ पर हमें अभी किसी भी चीज़ में बिलीव करने की जरूरत नहीं है। हमें नो करना है, यानी कि हमें जानना है। क्योंकि बिलीव तब होता है कि जब किसी चीज़ के ज़्यादा कोई प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है तो हमें किसी पे भरोसा करना पड़े। तो प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है वो भरोसे वाला टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा। भरोसे वाला युग खत्म हो चुका है। अभी हम जान सकते हैं चीज़ों को। तो अब हम कैसे जान सकते हैं कि जो लाइफ आफ्टर डेथ है ये होती है कि नहीं होती है? तो इसको जानने के लिए ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं। मतलब अलग अलग लोगों ने जिन्होंने मरने के बाद वापस से आ गए हैं, जो जिंदा हो गए हैं, है ना। तो ऐसे लगभग थाउजेंड्स ऑफ लोगों की टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं, जो कोई भी जाके जिनके बारे में सुन सकता है, उनको रिसर्च कर सकता है और देन उनसे उस डाटा से यही कंक्लूजन निकलता है कि ये वेरी मच रियल थिंग है और लाइफ आफ्टर डेथ इज अ रियलिटी। तो उन सारे पूरे डाटा से जब हम उन्हें देखते हैं, उन टेस्टिमनीज को, तो उससे यही कंक्लूजन निकलता है। अच्छा सर, अगर आत्मा है तो उसका पर्पस क्या है? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जैसे ये हमारा शरीर है, ठीक है, और इसके भीतर होती है स्पिरिट, यानी कि जैसे आत्मा बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या होती है उसका थोड़ा बेसिक स्वरूप समझ लेते हैं और फिर उसका पर्पस पे बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे जो गुरु है प्रशांत त्रिवेदी जी, उन्होंने ये बताया है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे रशियन डॉल होती है कि डॉल के भीतर डॉल के भीतर डॉल के भीतर डॉल, इस प्रकार से होती है हमारी बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है वो आउटर कवरिंग है। जब ये इसमें से एट द टाइम ऑफ डेथ क्या होता है, आउटर कवरिंग में से वो अंदर पूरी जो सम टोटल ऑफ बॉडीज है, जैसे स्पिरिट बोला जाता है, जैसे आत्मा बोला जाता है, वो बाहर आ जाती है एट द टाइम ऑफ डेथ। तो जब वो बाहर आ जाती है तो उन्होंने ऐसा बताया प्रशांत त्रिवेदी जी ने कि 3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसके साथ 3 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि वो इस पृथ्वी से, इस पृथ्वी लोक से बाहर निकल जाए हायर रेल्म्स में, अपर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में, जिसे स्वर्ग लोक बोला जाता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसे यहीं पर इस पृथ्वी पर ही रीइंकार्नेशन साइकिल में, यानी कि दोबारा उसका एक और डाल दिया जाए, उसे दूसरा जन्म हो जाए, जैसे रीइंकार्नेशन बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उससे लोअर रेल्म्स जैसे हेल्स, नरक वगैरह में भेजा जाता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, किसी भी स्पिरिट के साथ। अच्छा, बड़े लोगों का मानना ये भी है कि लोग कहते हैं कि मतलब डेथ के बाद आत्मा 15 दिन या 13 दिन तक भी रहती है आसपास। ये इसका क्या मतलब है? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि वो 13-14 दिन का जो टाइम है वो पीटी जी ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताया था, उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि ये 13-14 दिन है, ये वो टाइम है कि इस इतने टाइम में उसका डिसाइड हो जाता है कि उसे आगे उसके साथ क्या करना है। अच्छा, मतलब उसकी जो प्रोसेस आगे के, मतलब ये इतने दिन में वो फिक्स हो जाता है कि उसको क्या कहाँ जाना है। मतलब उसे कहाँ भेजा जाएगा, अगली साइकिल में भेजा जाएगा या आगे कहाँ, उसे अगली साइकिल में या जहाँ भी उसका जो डिसीजन होना है वो इतने टाइम में हो जाता है, 13-14 दिन इतने उसमें। ये वो है टाइम। और जो आपने पर्पस पूछा था कि क्या पर्पस होता है, तो ऑब्वियसली सभी का, जितनी भी आत्माएं हैं, सभी का पर्पस एक ही है, सबका सेम पर्पस है। क्या? जैसे सब लोग बोलते हैं कि सब अलग अलग ह्यूमंस का अलग अलग पर्पस होता है। कोई बोलता है मेरा कैरियर ये है, मेरा पर्पस ये है लाइफ का, लेकिन ये सब गलत है। पीटी जी ने बताया कि सबका पर्पस सेम है। जिसके पास भी मानव शरीर है उसका वही पर्पस है, सबका पर्पस सेम है। और वो पर्पस क्या है? वो पर्पस है इस पृथ्वी लोक से, यहाँ जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है, वहां से बाहर निकलना। अच्छा, यहाँ से जैसे बोला जाता है मोक्ष हमारे वैदिक के अंदर, यानी कि यहाँ जो जीवन मृत्यु के चक्र में लोग फंसे होते हैं, वहां से बाहर निकलना, जैसे स्वर्ग लोक और जो हायर रेल्म्स में वहां जाना, यानी कि यहाँ से जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। ये है सभी का पर्पस, हर एक स्पिरिट का, हर एक आत्मा। तो एक ऐसा भी लोग कहते हैं कि आत्मा लोगों के पीछे पड़ जाती है, बॉडी के अंदर भी आ जाती है दूसरे की आत्मा, ये क्या, इसका क्या मतलब है? वो ऐसा होता है कि जो आत्मा आ जाती है, वो ऐसा सिस्टम होता है
कि जैसे फॉर एग्जांपल के एक बॉडी है हमारे पास, अभी ह्यूमन बॉडी है सबके पास, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्पिरिट होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो अदर एंटिटीज हैं, जैसे अब ह्यूमन बीइंग तो एक प्रकार की एक बीइंग हो गई, तो ऐसे जनरल जो टर्म है सबके लिए वो है बीइंग, इसीलिए हम बोलते हैं आई एम अ बीइंग। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, उसी प्रकार से अलग प्रकार का एक बीइंग है। फॉर एग्जांपल अलग अलग प्रकार की एंटिटीज होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटिटीज होती हैं। तो उनमें से कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के पास कोई बॉडी नहीं है, ऐसी एंटिटी है कि जिसके पास खुद की बॉडी नहीं है। तो देन अगर वैसी कंडीशन अवेलेबल है और वैसा सिचुएशन है, तो वो उस बॉडी को एंटर हो जाती है, एंटर हो सकती है। तो एक ही बॉडी में फिर कई बार ऐसा होता है कि वो स्पिरिट एंटर हो जाती है, मतलब दूसरी जो एंटिटी है वो एंटर हो जाती है ना। तो इस प्रकार की कई बार चीजें हो जाती हैं। तो जैसे इसे बोला जाता है गोश्ट, ठीक। तो वो बेसिकली उसका मतलब है होस्ट, मतलब वो होस्ट ढूंढ रही है। गोश्ट मतलब वो एक होस्ट ढूंढ रही है कि उसको कोई होस्ट कर सके, कोई बॉडी होस्ट कर सके, इसलिए उसे गोश्ट बोला जाता है। अब ये पूछे क्या इसमें, अब आप बताना, मौत का डर कम किया जा सकता है? हाँ पूछ सकते हो। अच्छा, क्या मौत का डर कम किया जा सकता है? हाँ, तो अब समझ लेते हैं कि मौत का डर होता क्यों है। हाँ, है ना, क्यों होता है, मौत से डर क्यों लगता है? तो मौत से इसलिए डर लगता है कि मौत यानी कि हम इस ह्यूमन बॉडी को छोड़ेंगे, लीव करेंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब डर हमें तब लगेगा कि जब हमने ह्यूमन बॉडी से जो करना चाहिए था, जिसलिए ह्यूमन बॉडी दी गई थी, वो अगर कुछ नहीं करा, खाली टाइम पास करा और वो मरने का टाइम आ गया, तब डर लगेगा। जैसे कोई एग्जाम होता है, किसी ने तैयारी नहीं करी तो डर लगता है उसे, तो अगर तैयारी करी तो डर नहीं लगता है। तो मौत का डर खत्म करने का तरीका क्या है कि जिस लिए ह्यूमन बॉडी दी गई है, आप वो ह्यूमन बॉडी से वो प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो मरने से डर नहीं लगेगा। पीटी जी जो है, प्रशांत त्रिवेदी जी, उन्होंने उनकी एक बुक है पीस गीता, तो उसमें एक पीलॉग है लाइफ के ऊपर। तो उसमें है कि लाइफ, पीलॉग में बताया गया है कि लाइफ इज बट अ प्रिपरेशन फॉर आफ्टर लाइफ, नॉट मैनी अंडरस्टैंड दिस एंड दस द मैस। मतलब जीवन जो है वो मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसकी तैयारी है। तो अगर हम वो तैयारी कर रहे हैं, मरने के बाद की जो तैयारी है, वो अगर हम उसमें संलग्नित है, मतलब वो अगर हम कर रहे हैं, अभी से ही कर रहे हैं, हाँ, मतलब अभी हम उस लाइफ में वो चीजें कर रहे हैं, तो हमें डर नहीं लगेगा, ठीक है। पीटी जी बोलते हैं कि जैसे कोई अगर छोटी सी जर्नी पे भी जाता है, कहीं उसे कोई छोटी सी जर्नी पे जाना था, वो बैग पैक करता है, अपना सारा पूरा तैयारी करता है ना उसकी भी। तो जब छोटी सी जर्नी के लिए वो तैयारी करता है, तो मृत्यु के बाद का जो उसका जर्नी है, तो वो तो एक बहुत बड़ी जर्नी है, और उसके लिए लोग तैयारी नहीं करते, है ना। तो वो तैयारी करनी चाहिए। वो तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या उसका पूरा प्रोसेस है, क्या ह्यूमन बॉडी से क्या करना चाहिए, वो भी उन्होंने पूरा, जो मेरे गुरु है प्रशांत त्रिवेदी, उन्होंने पूरा बता रखा है कि ह्यूमन बॉडी से क्या एक्शंस करने चाहिए कि हम वो तैयारी कर सकें। ये भी पूछूंगा, अगर लोग लाइफ आफ्टर डेथ समझ जाए तो दुनिया कैसे बदलेगी? हाँ, तो पूछते ही जाओ ना फिर तो। हाँ। अच्छा, अगर लोग लाइफ आफ्टर डेथ समझ जाए तो दुनिया कैसे बदलेगी? हाँ, तो दुनिया ऐसे बदल जाएगी कि सबसे पहले जब लोगों को समझ में आएगा कि ये जो मृत्यु है, तो मृत्यु के बाद भी हम एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, जैसे अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो साइंस तो बोलता है कि बॉडी खत्म, फिर तो कुछ है नहीं, आप खत्म, मतलब और कुछ बचा नहीं है, ये बोलता है साइंस। तो उसके हिसाब से लोग क्या है कि लोग कंसीडर करते हैं, अच्छा डेथ हमारा एंड पॉइंट है, उसके बाद हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं शायद, जैसा कि साइंस बोलता है। तो फिर लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, यानी कि अभी से लेके डेथ तक का सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो शॉर्ट टर्म हो गया, है ना। लेकिन वो तो रियलिटी है नहीं। जितने भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों ने वही बताया है कि मरने के बाद वो अपनी ह्यूमन बॉडी से निकल गए हैं, और देन इसका मतलब, जैसे कई बार ऐसा होता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस कई बार ऐसे भी होते हैं, किसी का जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसका जब एक्सीडेंट हुआ, किसी व्हीकल से वो टकराया, तो उसकी बॉडी पड़ी हुई है जमीन पे, और वो देख रहा है वहां पर खड़ा होके, अरे मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना। ऐसे बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, और लोग यहाँ पे भीड़ लगा ली लोगों ने बॉडी के पास, और उसकी कोई सुन नहीं रहा, तो मतलब वो बॉडी से निकल गया, पर उसको लगा कि मैं मरा नहीं। हाँ, और वो मतलब वो तो लग रहा है
मतलब ये मैं पढ़ा हुआ हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मरने के बाद भी एग्जिस्ट करती हो। तो जैसा मरने से पहला रहता है वैसे ही मरने के बाद रहता है, खाली आप उस अपने फिजिकल बॉडी से बाहर निकल गए, दैट्स इट। तो यानी कि आप तो मरने, आपकी ह्यूमन बॉडी खत्म हो गई लेकिन आप तो फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज अवेलेबल है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। कई लोग आउट ऑफ बॉडी भी एक्सपीरियंसेस भी करते हैं, तो उससे भी यही प्रूव होता है ना, कि जब ह्यूमन बॉडी से बाहर से निकल के देखते हैं तो इससे यही प्रूव होता है कि हम मतलब मरने के बाद भी हम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब मरने के बाद एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसका मतलब अभी तक हम ये सोच रहे थे कि मरने के बाद हम खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन जब हम मरने के बाद भी जब एग्जिस्ट करेंगे तो इसका फिर हमारा क्या होगा उसके बाद। तो फिर हमें वो कंसीडर करना है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, वो अच्छा हो हमारे साथ, तो देन फिर लोग उसकी तैयारी करेंगे ना कि अब न्यू बॉडी में जाना कैसे हाँ, तो तब लोग फिर जीवन में उसकी तैयारी करेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि मरने के बाद भी हम एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कभी, जैसे बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्यों करते हैं कि भाई उन्हें लगता है कि वो बहुत दुखी हो जाते हैं, सिचुएशन फंस जाते हो, ऐसा उन्हें लगता है, और सोचते हैं कि अब हम सुसाइड कर लेंगे तो छुटकारा मिल जाएगा खुद से। जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि सुसाइड करने से तो तुम खाली बॉडी से बाहर निकल जाओगे, लेकिन तुम तो फिर भी एग्जिस्ट करोगे, तो छुटकारा कैसे मिलेगा? फिर तो तुम और उससे भी वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच जाओगे, है ना, क्योंकि जब तक बॉडी थी तब तक तो तुम इम्प्रूव भी कर सकते थे खुद को, है ना, और फिर जब बॉडी नहीं है तो तुम खुद पे एक्शन काम कैसे करोगे? तो और फिर और भी वर्सेस बॉडीज तुम्हें दी जा सकती, तो वैसी सिचुएशन हो सकती है। तो कहने का मतलब सुसाइड भी सॉल्यूशन नहीं है ना। तो आपने पूछा कि लाइफ कैसे बदलेगी, है ना, तो ऐसे बदलेगी कि जब लोगों को पता लगेगा कि मरने के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं, तो देन हम जीवन में कौन सी चीजें करेंगे, फिर किस पर फोकस करेंगे आगे की, कि ताकि जिससे हमारा जो आगे का जो फ्यूचर है, जो हमारा मरने के बाद भी जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, वो बेटर रहे। हम हेल्थ वगैरह में ऐसी नरकीय स्थिति में ना जाए, नरकों में ना जाए, टॉर्चर ना झेलना पड़े हमें फ्यूचर में, तो देन हम उसकी तैयारी करेंगे। अच्छा, अगर आत्मा सच में होती है तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है, घर पे या शमशान? हाँ, तो अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर जब हम यहाँ पर होते हैं तो पुलिस होती है, यहाँ की पुलिस होती है, ऐसे ही अब यहाँ की पुलिस तो यहाँ का जो कानून है, देश का जो कानून है, जिस देश का भी, उसके हिसाब से है, जो वहाँ सिस्टम बना हुआ उसके हिसाब से है। लेकिन जब एक बीइंग मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी को छोड़ता है, वहां से बाहर निकलती है स्पिरिट एट द टाइम ऑफ डेथ, तो जो मल्टीवर्सल पुलिस है वो टेक ओवर कर लेती है। अच्छा, ठीक है, वो उस स्पिरिट को लेने आ जाती है। और ये सभी का एक्सपीरियंस है, जितने भी लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने ज्यादातर ने ये बताया है कि उन्हें बीइंग्स आते हैं लेने के लिए, जिन्हें यमदूत बोला जाता है, ठीक है, वो उन्हें लेकर जाते हैं और लेकर जाते हैं एक प्लेस पर, और देन वहां पर एक जगह उन्हें पेश किया जाता है एक बीइंग के सामने, जिनके पास एक बहुत बड़ी किताब होती है, और उनके सामने उन्हें पेश किया जाता है। देन वो देखते हैं कि अच्छा इसका तो अभी टाइम हुआ नहीं, गलती से ले आए, तो देन उसको बोल देते हैं कि इसे वापस भेजो। तो वापस उसी बॉडी में वापस, क्योंकि तभी तो वो बताते हैं ना स्टोरी। अच्छा, अगर वो रियलिटी में सेम पर्सन आया होता कि जिसकी डेथ हुई थी, सेम पर्सन ही आया होता, तब तो उसे वापस भेजते नहीं, वापस उसे भेजते नहीं, तब तो उसे आगे प्रोसेसिंग उसकी चालू हो जाती, और देन वो तो वापस जाता नहीं अपनी बॉडी में, तो वहाँ तो शरीर वरीर सब हो जाता उसका, फिर हमें पता कैसे लगती कहानी। तो ये कहानी में जितने जो बताते हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस के, वो तभी तो बता पाते हैं ना कि वो गलती से चले गए थे, गलती से उन्हें ले गए थे, कोई सिमिलर नाम था या इस प्रकार का कोई मिस्टेक हुई थी जिस वजह से उन्हें गलती से ले गए थे। देन उन्होंने देखा कि तो वो पर्सन है नहीं, देन वो बोला वापस भेज दो, तो देन उन्होंने वो देख के बताया कि अच्छा वहाँ ऐसा ऐसा होता है, वो तभी तो वो स्टोरी बताई ना उन्होंने। तो सबने जितनों को भी वो इस प्रकार का एक्सपीरियंस हुआ है, सबने यही बताया कि इस प्रकार से बीइंग्स आते हैं, लेकर जाते हैं, और देन एक के सामने पेश किया जाता है उन्हें, है ना, और वहां पर उनके पास एक बहुत बड़ी बुक होती है जिसमें पूरा हिसाब किताब रहता है। तो ये सबका एक्सपीरियंस है। तो अब ऐसा होता है कि हमें कोई भरोसे वाली बात नहीं है यहाँ पर। देखो, जैसे कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, अब उसे कोई भी केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है, तो क्या भरोसा करती है किसी की बात पे? जब कस्टडीज में लेते हैं, उनसे बयान लेते हैं, उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, चीज़ों को पूछते हैं, क्या उनको भरोसा करते हैं वो? नहीं,
वहां तो सवाल पूछेंगे और दूसरे पर्सन से पूछेंगे, फिर तीसरे को तीसरे कमरे में बैठा के Decision पूछेंगे, अपना लेंगे। है ना, पूरी सबकी कहानी सुनेंगे और देन अच्छा जो पॉइंट्स को मैच करेंगे कि ऐसा तो नहीं ये अलग कहानी बता रहा है, ये अलग कहानी बता रहा है। अगर सेम कहानी बता रहे हैं दोनों लोग तब तो अलग अलग तरीकों से उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर सेम एक जैसी कहानी बता रहे हैं इसका मतलब संभावना ज्यादा है कि वो सच बोल रहे हैं। अलग अलग कहानी बता रहे हैं इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए। यहाँ कोई भरोसा नहीं करना किसी पे। बहुत सारी टेस्टिमनीज अवेलेबल है, अलग अलग लोग जाते हैं, जाके इंटरव्यूज लेते हैं ऐसे लोगों के कि जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए। सैकड़ों चैनल है, हजारों वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने उन्होंने अलग अलग सवाल पूछे हैं उनसे, आपने क्या एक्सपीरियंस करा, क्या देखा, क्या। तो जब उन सारी टेस्टिमनीज, अब थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज और टेस्टिमनीज ऐसे लोगों के अवेलेबल हो गए हमारे पास। अब हमें इंडिविजुअली उनको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट, एनालाइज करना है। तो कई बार हमें यही पता लगेगा कि कई बार लोग अपने मन से भी कई चीजें बता देते हैं, है ना। लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो सब लोग सेम बोल रहे थे। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं उसमें जो ये भी बोल रहा है, दूसरा पर्सन भी बोल रहा है, तीसरा पर्सन भी बोल रहा है, जो सभी लोग बोल रहे हैं उस बात को। तो उस बात को हम कंसीडर कर सकते हैं, एक ट्रुथ वाली बास्केट में हम डाल सकते हैं, है ना। जब सभी लोग बोल रहे हैं, यहाँ तक कि अगर कोई छोटा बच्चा है वो भी वही चीज बता रहा है और कोई 80 साल का एक बूढ़ा इंसान है जो कि एक ऐसे इलाके में रहता है, वो कीपैड वाला फोन यूज करता है, वो इंटरनेट पे वीडियोस भी नहीं देखता है कि दूसरे का देख के सुन के बता रहा होगा, है ना। तो वो भी वही चीजें बता रहा है, उसने भी बींग्स को देखा, उसने भी ऐसा देखा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सपीरियंस है सबका कॉमन एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो है, अब कोई बोलेगा नहीं मैं तो तभी मानूंगा कि जब मेरे साथ होगा। हाँ। तो इस चीज का कोई इंतजाम नहीं है। तो अब कोई बोले कि किसी का हाथ आग डालने में, आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, अब दूसरे का जल रहा है तो देख के आप मानोगे, मान सकते हो। तो ये जो बोलता है कि मैं तो अपना हाथ डालूंगा तभी मानूंगा, जलाऊंगा, तो ये तो मूर्खों वाली निशानी है, मतलब, है ना। तो हर चीज तो अब जब तुम्हारे साथ होगा तब तो तुम कुछ कर नहीं सकते वैसे भी। तब तो तुम्हारा जो होगा टाइम तो निकल गया जो तुम कर सकते थे यहाँ पर, है ना। तो फिर तो तुम वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे का कोई फायदा नहीं है। जब जो दूसरों के एग्जाम्पल से इंसान समझ जाए, उसमें सेंस होना चाहिए लोगों में, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो सेंस कैसे डेवलप होगा उस पर भी हम कर सकते हैं कि नेचर से कनेक्ट करके। अगर हम नेचर से कनेक्ट करते हैं तो हमारा एक सेंस डेवलप होता है, हमें समझ में आता है क्या सही होता है क्या गलत होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये हजारों लोगों का एक्सपीरियंस है, कोई एक दो लोगों का नहीं। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने ये बातें बताई हैं कि उन्हें बीइंग्स ले जाते हैं, सामने पेश किया जाता है, ठीक है। और जिनके हाथ में एक बहुत बड़ी बुक रहती है जो कि जजमेंट करते हैं आपका, मतलब वहाँ पे आपकी बुक में देख के आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, एक्शंस के अकॉर्डिंग कि क्या वहाँ पे आपने क्या करा, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे कि आपके साथ क्या करना है, किस साइकिल में डालना है। क्या एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या ऐसा एक्सपीरियंस आप भी करना चाहोगे अगर ऐसा कुछ हो आपके साथ? तो मतलब ऐसा है कि देखो इसमें ऐसा है कि ये चीजें खुद से नहीं हो सकती, खुद से नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा खुद से एक इंसान आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकता है उसकी प्रैक्टिस करके, कि अपने बॉडी से बाहर निकल सकता है। और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, उस पर भी लोग निकलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड चीज है वो। ये तो लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस से कि अपनी बॉडी से बाहर निकल के खुद की बॉडी को देख सकते हैं। इसका कैसे हो सकता है? मतलब प्रैक्टिसेस होती है, सर्टेन प्रैक्टिसेस अगर आप करोगे, चीजों को करोगे तो वैसा किया जा सकता है ना। सर्टेन एनवायरमेंट, सर्टेन प्रैक्टिसेस उसकी हैं, तो मतलब अपने शरीर, अपने बॉडी से निकल के आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग किया लोगों ने, और ऐसा किया जा सकता है। और देन जो दूसरों के जो एक्सपीरियंस है उन्हीं से हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि उससे पता लग जाता है ना एक बात, मतलब एक सेंस होना चाहिए कि क्या ये इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो एक समझ में आ जाता है। और देन फिर हमें अलग अलग लोगों जो बता रहे हैं उनमें से जो कॉमन बातें हैं, जो सभी लोग जो बातें बता रहे हैं, उससे हमें एक जो सेंस है उससे समझ में आ जाता है कि ये बातें बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। और ये लोग तो सदा से इनको मानते थे, जब से साइंस वगैरह नहीं आई। ये साइंस वगैरह से पहले से तो लोगों को ये सब बातें पता थी कि यमदूत आते हैं, लेके जाते हैं, तो इसीलिए लोग सही एक्शन भी करते थे कि ऐसा नहीं कि हाँ तुम कुछ भी करके चले जाओ तुम्हें फिर कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए लोग सही एक्शन भी करते थे पहले, मतलब पहले कंपैरिजन में अगर देखा जाए। लेकिन फिर साइंस ने बोला कि कुछ नहीं होता आपकी बॉडी, तो साइंस एक तरीके से भटकाने का काम कर रही है यहाँ पर। हाँ, कि वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही है ना। रियलिटी ये है कि आप एग्जिस्ट करते हो मरने के बाद भी, वो बता रही है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते,
तो देन फिर आप अलग तरीके से जीवन, लाइफ स्टाइल और सारी चीजें अलग तरीके से करोगे। तो ये इसमें बात है। अच्छा, एक ऐसा भी होता है कि लोग मरने के बाद जब दूसरी बॉडी में जन्म लेते हैं, हाँ। तो उनको पहले की चीजें याद रहती हैं। हाँ हाँ, ऐसे कैसे होता है? बिल्कुल। मतलब ऐसा कई बार होता है कि जैसे जिन्हें पिछला जन्म अपना याद रहता है, हाँ। ऐसे भी सैकड़ों वीडियोस अवेलेबल है ना, और वो भी बिल्कुल रियलिटी है। वहाँ पर मतलब सामने वाले पर्सन को, जैसे जिसको जो क्लेम कर रहा है कि उसे अपना पिछला जन्म याद है, उसको लेके जा रहे हैं रिपोर्टर्स, और वो खुद ही अपना जा रहा है कि इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे चलो। मतलब ऐसा नहीं किसी ने बताया, नहीं, सब लोग पीछे हट गए, वो खुद ही बता रहा है ये रास्ता मेरा पिछले जन्म का, मतलब यहाँ में। और फिर खुद ही वो आइडेंटिफाई कर लेता है उस घर को भी, वहाँ के लोगों के नाम बता देता है, यहाँ तक कि वैसी चीजें बता देता है कि जो उन लोगों को पर्सनली ही उनके घर में पर्सनली तो पता वो भी होती है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो बताएगा कि तुम्हारा वहाँ पे बक्सा रखा हुआ है, उस बक्से में ये सामान रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं रामायण में पहले पढ़ता था पिछले जन्म में, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया था। जब वो इतना डिटेल में चीजों को बताएगा, सबके नाम बताएगा, सारी वो पर्सनल बातें भी बताएगा जो कि बाहर वाले लोगों को मालूम नहीं होती हैं, तब तो इंसान यकीन करेगा ही, है ना। तो मतलब ये कोई भरोसे वाली बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने करके बताया है सारी एक एक चीजें। और इस चीज में साइंस का क्या कहना है? साइंस तो बोलता है कि अपने मन से बना रहे हैं ये वो, मतलब क्योंकि उसे ये दिखाना है, वो भ्रमित करने के लिए साइंस, उसे ये दिखाना है कि ये सब कुछ 3D होता है। अच्छा। साइंस का नैरेटिव अलग है, मतलब वो लोगों को भ्रमित करने के लिए है वो चीज, है ना। तो इसलिए वो बोलता है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हो, ये वो, मतलब वो तो दुनिया भर में भ्रांतियां हैं, लेकिन रियलिटी जो है इसके तो मतलब बाकायदा सबूत मौजूद हैं। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, कई लोगों ने, किसी ने जैसे क्लेम करा कि मुझे अपना पिछला जन्म याद है, रिपोर्टर्स गए हैं उसके पास, उससे बोला अच्छा याद है तो पिछले जन्म में कौन से लोकेशन पे थे, कहाँ थे, क्या नाम था, कहाँ पे, ले चलो। वो लेके गया, खुद ही से रास्ता उसने बताया, खुद ही घर को आइडेंटिफाई करा, खुद ही रिश्तेदारों के सबके नाम बताए, खुद ही पिछले जन्म में मैं ये था, मेरा नाम ये था, और सारी चीज़ें, गोपनीय बातें भी बताई, जो उनकी पर्सनल बातें भी बताई। तो उससे बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है ना ये चीज़, कोई शक ही नहीं बचता है इसमें। तो इससे हमें समझ में आता है कि रीइंकार्नेशन भी होता है, और इस प्रकार से ही चीज़ें काम करती हैं, ये इसमें बात है। अच्छा, आपको पता है कि कुछ लोग सोते सोते भी मर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे कोई सोया पड़ा है, ठीक है, कोई रात में सोया हुआ है, हाँ। ठीक है, अब उसे बुलाने वाले आ गए, मतलब मल्टीवर्सल पुलिस आ गई बुलाने के लिए, उसे उठा दिया। अब जब उसे उठाएंगे चलो, तब तो वो उसकी बॉडी तो लेटी होगी, हाँ। उसकी स्पिरिट आ गई बाहर। अच्छा भाई उसे उठा दिया, उसकी स्पिरिट को तो ले जाते हैं ना, जो उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो स्पिरिट है उसे ले जाते हैं। तो वो तो बॉडी लेटी हुई है, उससे बोला चलो, तो उस बॉडी को पकड़ के ले गए, ठीक है। तो वो वहां से जब ले गए तो उसे, और देन उसका आगे जो कुछ करना है वो चीजें होने लग गई। तो जब उस स्पिरिट बॉडी से निकल गई, लोगों ने देखा, रहे तो सोता सोता ही रह गया, लेकिन वो तो स्पिरिट को तो ले गए पकड़ के। तो मोस्टली ये ओल्ड एज के लोगों में ज्यादा होता है। हाँ, जिनका टाइम आ गया होता है, तो वो मतलब ले जाते हैं, बॉडी सोती रह जाती है वहाँ पे, स्पिरिट को पकड़ के ले जाते हैं। और लोग क्या ऐसा देते कि ज्यादा ओल्ड हो गए थे, इस चक्कर में चले गए। हाँ, मतलब जैसा भी, वो तो मतलब बॉडी तो सोई हुई है। अब जैसे कि सोई हुई है, तो अचानक से अगर वो आते हैं मल्टीवर्सल पुलिस, जिन्हें यमदूत बोला जाता है, वो आपको जब हाँ उठो, तो वो आपकी स्पिरिट बॉडी उठ जाती है। अच्छा, कोई आया लेने, तो देन अगर जैसा भी, अगर जबरदस्ती करनी हो या जैसा अगर आसानी से आता है, वो भी डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर, कैसा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन उसे पकड़ के ले गए। तो जब फिर बाद में, अब स्पिरिट तो रही नहीं बॉडी में, तो फिर तो वो जगेगी नहीं कभी, सुबह पता लगता है तो आदमी डेड हो गया। हाँ। तो वैसा होता है। अच्छा, बड़े लोग, मतलब लोग कहते हैं कि रात में 12 बजे मिरर देखना नहीं चाहिए, ऐसा क्या रीजन है? हाँ, मतलब इसमें ऐसा मिरर वगैरह देखने में ऐसा कोई वो इशू नहीं है, लेकिन वो इसलिए कि अगर आप कुछ खुद से कोई रिचुअल कर रहे हो, अगर ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि अदर एंटिटीज से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, कोई उजा बोर्ड लेके बैठता है, कोई कुछ करता है, ऐसे लोग करते हैं ट्राई करने का। तो वैसा अगर कोई कुछ कर रहा है और मिरर के साथ, और वैसा कोई हिसाब किताब कर रहा है, तो हो सकता है कि कुछ एंटिटी से दिख जाए, इस प्रकार से अगर उसने सही से वो रिचुअल करा है। लेकिन इसमें लोगों को नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ह्यूमन इसलिए नहीं बनाए गए हैं। मतलब अगर ह्यूमन को वैसा बनाया गया होता कि वो उसे एंटिटीज को देखना है, तो नेचुरली ही उसे वो कैपेबिलिटी दी जाती नेचर की तरफ से, कि भाई आप देख सकते हो अदर एंटिटीज को भी। लेकिन वैसा उसे नहीं दिया गया ना, वैसी कैपेबिलिटीज उसे नहीं दी गई हैं। इसका मतलब आपको उन चीजों में नहीं जाना है,
क्योंकि वो आपका वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। वो पर्पस नहीं है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का क्या पर्पस है, यहाँ से इवॉल्व करना खुद को, जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। इसके अलावा जो भी चीजें लोग करते हैं वो डिस्ट्रैक्शन है। और वैसे नॉर्मली देखे तो इतना कोई वो नहीं है ना। नहीं। क्या हम अपनों को दोबारा मिल सकते हैं? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे हमने भी डिस्कस करा कि एट दैट जब भी किसी की डेथ होती है, स्पिरिट उसकी निकल जाती है और उसका फैसला ऑलरेडी जो 13-14 दिन इस टाइम में उसका आगे किस साइकिल में उसे भेजना है, क्या करना है, कहाँ उसे जाना है, वो डिसाइड हो जाता है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब अगर उसके बाद भी अगर किसी को कोई अब उसका तो ऑलरेडी वो जा चुका है, या तो उसे बर्थ लेना है या जो कुछ उसके साथ होना है वो ऑलरेडी कहीं और जन्म ले चुका है, मतलब जा चुका है ऑलरेडी कहीं नेक्स्ट साइकिल में जो कुछ उसे होना है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उसका तो आगे हो चुका है, तो फिर हम नहीं मिल सकते, फिर हम नहीं मिल क्योंकि उसका तो आगे जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे नहीं मिला जा सकता है। लेकिन बहुत लोग अगर बोलते हैं कि अगर सपने में उनके कोई आता है या ऐसा कुछ होता है तो वो कोई और मिमिक कर सकता है उसे। अच्छा, अदर स्पिरिट्स हैं जो कि वैसा रूप बना के आ सकती है मिमिक करके। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे को मेरे सपने में दादी दिखी तो वो अदर स्पिरिट्स हो सकती हैं। दो चीजें हो सकती हैं उसमें कि अगर वो सपना है तो उसमें वो आपने ही वो खुद क्रिएट कर दिया है अपनी इमेजिनेशन से। हाँ, मतलब इतना वो दुखी में होके खुद ही क्रिएट कर दिया। हाँ। या तो ये हो सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि किसी अदर एंटिटी ने आपके वो रिलेटिव का वो रूप को मिमिक करके वो आ गई है। पर्पस क्या रहता है ऐसा? पर्पस कुछ भी हो सकता है कि आपसे कुछ बोलने के या कुछ, क्योंकि आप अटैच हो जाओगे उसकी बात मान लोगे, वो कुछ उस रूप में आएगी या इस टाइप से कुछ भी पर्पस हो सकता है ना। बट जो मेन सोल है वो कभी नहीं आता। वो हाँ, और जैसे आपने यूज किया टर्म सोल, हाँ, तो इसमें भी एक अंतर मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के पास स्पिरिट होती है, सोल नहीं होती। अच्छा, तो सोल और स्पिरिट में क्या डिफरेंस होता है, प्रशांत त्रिवेदी जी ने बताया, पीटी जी ने, कि जैसे जो स्पिरिट है उसका जब तक उसका जो लेवल ऑफ कोहेरेंस और पावर इक्वल टू नहीं हो जाती कि सन के जो सूर्य है, जो सन के इक्वल उसकी स्पिरिट की कोहेरेंस और पावर नहीं हो जाती, तब तक वो सोल नहीं बनती है। अच्छा, तो वो एक बहुत ही स्पिरिट की जब पावर और कोहेरेंस सन के बराबर हो जाता है तब उसे सोल बोला जाता है, ठीक है। तो सोल नहीं होती, लोगों के पास स्पिरिट्स होती हैं। अच्छा सर, मेरे को ये बताओ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, तो जैसे बहुत तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो सबसे बड़ी पैरानॉर्मल इवेंट हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, सबसे बड़ा जो एक तरीके से बोल सकते हैं चमत्कारिक घटना जो हो रही है, ठीक है, जिसका कोई भी वैलिड एक्सप्लेनेशन वैज्ञानिकों के, तथाकथित वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, वो एक इवेंट का नाम है क्रॉप सर्कल्स। वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे फसलें खड़ी हुई हैं, एक खेत है जहाँ पर फसलें उगी हुई हैं, सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के अंदर, मतलब जितना कि कैमरा को फ्लैश करने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम के अंदर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी रचना बन जाती है फसलों से। तो उनमें से खेतों में से फसलें झुक जाती हैं जमीन की तरफ, और जब हम ऊपर से देखते हैं किसी ड्रोन से या पहाड़ी पर खड़े होके, तब हमें एक बहुत बड़ी डिजाइन दिखती है, और ये बहुत जल्दी होता है, ठीक है। इस घटना को वो बोलते हैं क्रॉप डिजाइन, क्रॉप सर्कल, क्रॉप फॉर्मेशन, ये इसके नाम है इस घटना के, फसल रचना। तो ये वर्तमान में हो रही सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना है। तो ये वैसे तो पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर होती है, लेकिन वर्तमान में जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है ये घटना वो है इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ पर विल्शीर, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ये फिनोमेना होता है हर साल। अच्छा, तो और जो फसलें झुकती हैं उनमें से कोई भी फसल टूटती नहीं है, बस झुकती हैं, बस वो झुक जाती हैं, क्योंकि अगर इंसान बना रहे होते तो फसलें भी टूट जाती हैं और इस प्रकार से हो जाता है ना। और लोगों ने कैमरा को छोड़ा है रात रात भर वहाँ पर लगा के, तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, और देन कुछ टाइम बाद वहाँ देखा तो इतनी बड़ी फसल रचना बन गई, है ना। तो इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन तथाकथित साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, और ये वर्तमान में हो रही सबसे बड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोल सकते हैं, चमत्कारिक घटना आप इसे बोल सकते हैं। और जो डिजाइन इसमें बनती हैं वो एकदम परफेक्ट होती हैं, वो एकदम परफेक्ट डिजाइन बनती हैं, यानी कि एकदम एक्यूरेट, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन, इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन जिनको कोई पेन और कॉपी पे बनाना भी मुश्किल है,
अच्छा। है ना, वैसी एकदम फसलों से बन रही है इतने बड़े खेत के अंदर। तो ये मानव निर्मित तो हो ही नहीं सकती है। और ये वर्तमान में हो रही सबसे बड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जिस पर लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है ये, है ना, कौन सी लोकेशन पर होती है, क्या बनता है, क्या कैसे होता है। तो मतलब कौन सी लोकेशन पे बनती हैं, कौन सी तारीख को डिस्कवर की जाती है, वो पूरा वर्ल्ड वेल ये डॉक्यूमेंटेड सिर्फ है। मतलब ऊपर से देखी जा सकती है या नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल आप जा सकते हैं, वहां पर कोई भी जा सकता है। अच्छा। उस खेत में चल सकता है। तो जैसे आप चल के जाओगे तो आपको फिर वो डिजाइन दिखेगी, लेकिन ऊपर से जैसे आप देखोगे तो पूरी समझ में आएगा ना क्या डिजाइन बनी है। मतलब बेसिकली समझ में नहीं आएगा पर दिखेगा। हाँ, दिखेगी, पूरी दिखेगी। आप चल रहे हो रास्ते में तो आपको पूरा वो दिखेगा, पैटर्न बना हुआ कि हाँ बन चुकी है रचना, ठीक है, तो पूरा स्पष्ट रूप से वो दिखता है। और इसकी शुरुआत कैसे, मतलब इसका मैं आपको एक बताता हूँ एग्जांपल, कि जैसे जो हमारा वैदिक धर्म है, तो वैदिक के अंदर एक सिंबल होता, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है वो है अयोम, जो जैसे लोग ओम बोलते हैं, कुछ लोग अयोम बोलते हैं, कुछ लोग ओम बोलते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग इसे ओम बोलते हैं और कुछ लोग अम बोलते हैं, लेकिन इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है, ठीक है। तो उसकी मैं आपको एक बता देता हूँ वो पूरी स्टोरी थोड़ी सी। तो वो क्या हुआ था, जो प्रशांत त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने एक इंग्लैंड के अंदर एक गुफा है, वेस्ट कैनेट लॉन्गबैरो नामक एक प्राचीन गुफा है, वहां पर 6 जुलाई 2007 को इस वैदिक सिंबल की जो ध्वनि है इसका वास्तविक उच्चारण किया था, ठीक है। वो क्लिप मैं आपको भेज दूंगा, आप लगा देना, ठीक है। तो जब इसका उच्चारण किया था तो अगले दिन पूरी उसी गुफा से केवल 5 मील की दूरी पर स्थित एक जगह है जहां पर ईस्ट फील्ड एल्टन बार्नेस नामक स्थान पर वो पूरी जो फसल रचना है अयोम की, जो अयोम फसल रचना है वो बन जाती है 7 जुलाई 2007 को। इतनी बड़ी 1000 यार्ड्स बाई 1000 यार्ड्स के एरिया में बहुत बड़ी फसल रचना वो बन जाती है, ठीक है, अयोम फसल चक्र की। हाँ, तो मतलब उससे पता लग जाता है, उससे कंफर्म हो गया ना कि ये जो जैसे बहुत लोग ओम ओम करते रहते हैं, तो इससे कंफर्म हो गया कि ये जो हमारा वैदिक सिंबल है इसका रियल उच्चारण क्या है, कि उन्होंने वो उच्चारण किया 6 जुलाई 2007 को, और 7 जुलाई 2007 को, अगले दिन 7 जुलाई 2007 को वो बहुत बड़ी फसल रचना बन जाती है उसी सिंबल की, अयोम की। वो आप लगा सकते हैं स्क्रीन पे, तो लोग उसे देख सकते हैं, है ना। तो वो पूरी बन जाती है। तो उससे क्या कंफर्म हुआ कि वो जो उसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो पीटी जी ने, प्रशांत त्रिवेदी जी ने उसका रियल प्रोनाउंसिएशन पहली बार रिवील करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था ना, कोई कुछ बोलता है ऐसा, कोई कुछ बोलता है, लोगों को रियल प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम था इसका। तो प्रेजेंट टाइम के अंदर पीटी जी ने इसका रियल प्रोनाउंसिएशन रिवील करा, और वो पूरी वीडियो अवेलेबल है जब वो उच्चारण कर रहे हैं उस गुफा के अंदर, ठीक है। और देन उसके अगले दिन वो पूरी विशालकाय अयोम फसल चक्र की वो पूरी रचना बन जाती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि नेचर ऐसा तब होता है कि जब नेचर जो है वो हमेशा रियल चीज पर रेस्पॉन्ड करती है। अगर वो उच्चारण वास्तविक नहीं होता तब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। नेचर ओनली रेस्पॉन्स टू व्हाट इज रियल। तो वो क्योंकि वो रियल प्रोनाउंसिएशन था उस सिंबल का, इसीलिए वो फसल चक्र के रूप में वो रचना प्रकट हुई अगले दिन, जिसका उच्चारण प्रशांत त्रिवेदी जी ने उससे 6 जुलाई 2007 को किया था। जो लोग एनडीई से वापस आए हैं, क्या वो थोड़ा सा मर चुके होते हैं? हाँ, तो एनडी मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो जैसे जो भी लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है, तो हमने डिस्कस करा कि वो बता ही जब पा रहे हैं कि जब उनका टाइम नहीं आया हुआ होता है ना, उन्हें गलती से लेके होते हैं। तो सबका जो एक्सपीरियंस है, ये सबका एक्सपीरियंस रहता है कि उन्हें लेकर जाते हैं कुछ बींग्स, ठीक है, और देन उनको एक बींग के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिनके पास एक बहुत बड़ी बुक होती है। तो ये सबका एक्सपीरियंस है। अब देन हर एक के साथ हर एक को कैसे ट्रीट किया जाएगा ये डिफर कर सकता है। अगर कोई बीइंग है जिसने सही एक्शन किए हैं, सही चीज़ें सही तरीके से रहा है वो, तो उसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और कोई है जिसने रॉन्ग एक्शन करे, हमेशा वही सारी चीज़ों में रहा है, तो उसे बुरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो कॉमन सेंस है, मतलब, है ना। तो उनके ट्रीटमेंट में फ़र्क हो सकता है, उनके साथ क्या होगा वो डिफ़र करता है ना। लेकिन ये जो कॉमन चीज़ें हैं कि बींग्स आके लेके जाते हैं और उन्हें एक बींग के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो उनका आगे की जो प्रोसेस है उसको डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस, है ना। तो ये सेम रहता है सब में।
तो अच्छा, अब हमें आपका इतना सब बताने के बाद ये तो समझ में आ गया है कि हम मरने के बाद एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा जो आगे का फ्यूचर, जो हम लाइफ आफ्टर डेथ के बाद जो हम देखेंगे, उसमें हम अच्छा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे हमने डिस्कस करा कि एट द टाइम ऑफ डेथ बीइंग्स लेके जाते हैं और देन उनका फ्यूचर डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू, अब जो डिसाइड होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, है ना? मतलब हमारे साथ हमारा फ्यूचर अच्छा होगा तो तब होगा हमारा फ्यूचर अच्छा कि जब हम सही एक्शन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है? अब सही एक्शन क्या होता है और गलत एक्शन क्या होता है, वो डिसाइड होता है कुछ लॉज के बेसिस पे, कि जो मल्टीवर्स के कुछ लॉज होते हैं। अब जैसे प्रशांत त्रिवेदी जी ने, पीटी जी ने ये बताया है कि ये जो मल्टीवर्स है इसके कुछ लॉज होते हैं जो उस मल्टीवर्स को गवर्न करते हैं, ठीक है? अब अगर कोई बीइंग है जो उन लॉज के हिसाब से चलता है तो उसके साथ अच्छा होता है, ठीक है? अगर वो मल्टीवर्स के लॉज के अगेंस्ट में जाता है देन उसके साथ गलत होता है, ठीक है? तो ऐसे उन्होंने कई सारे लॉज होते हैं कि एक लॉ ये होता है कि जैसे कि अगर आप अपने से ज़्यादा इवॉल्व्ड बीइंग के, अपने से ज़्यादा हायर बीइंग के सामने आते हो तो आपको उससे सही व्यवहार करना पड़ेगा। ये एक लॉ है ना, बिहेव करने का मतलब कि आप अपने से हायर बीइंग के सामने जा रहे हो तो आपका बिहेवियर प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए। अगर नहीं होगा प्रॉपर बिहेवियर तो आपको आपके ऊपर कर्ज आएगा, अच्छा, ठीक है? मिसबिहेव करोगे तो क्या करो, किसी अपने से ऊंचे बीइंग के साथ मिसबिहेवियर करोगे तो क्या होगा, किसका घाटा होगा? हमारी गाड़ी, है ना? तो ये एक लॉ है, जैसे कि, है ना, एक लॉ है कि नो बीइंग कैन ओन अनदर बीइंग, कोई भी एक बीइंग किसी दूसरे बीइंग को ओन नहीं कर सकता है। तो ये कुछ लॉज हैं, और भी कई लॉज हैं जो कि प्रशांत त्रिवेदी जी ने रिवील करे हैं। तो जो उन्होंने लॉज बताए हैं तो पहले वो लॉज समझने चाहिए लोगों को कि मल्टीवर्स में लॉज काम करते हैं, फिर देन उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है? तो उनके अकॉर्डिंग अगर कोई चलता है तो खुद का उत्थान करता है, इवॉल्व करता है वो, ठीक है? और जब वो इवॉल्व करेगा यानी कि राइट एक्शन करेगा वो, फिर अगर मल्टीवर्स के लॉज के हिसाब से काम करेगा, एक्शंस करेगा तो वो राइट एक्शन माना जाएगा, ठीक है? अब एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, एक और लॉ है मल्टीवर्स का कि कर्मों के फल होते हैं, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंस। अब अगर कोई राइट एक्शन कर रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी राइट आएगा उसके लिए। अब एक्शन अभी करते हैं प्रेजेंट में, उसका कॉन्सिक्वेंस कब आता है? फ्यूचर में, ठीक है? तो हमारा फ्यूचर बेटर हो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रेजेंट में राइट एक्शन करना है। राइट एक्शन का मतलब ऐसे एक्शन जो कि मल्टीवर्स के लॉस के अकॉर्डिंग हो, है ना? तो वैसे एक्शन अगर कोई करता है, और जैसे कुछ मल्टीवर्स के लॉस के हमने एग्जांपल्स अभी डिस्कस करे, तो फिर उसका फ्यूचर, आगे का जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो सही रहता है। तो पीटी जी ने बताया कि 2 प्रकार के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव हो सकता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, कि मुझे यहाँ पर पृथ्वी पर कुछ चाहिए, यहाँ पर कोई पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, यहाँ पर मैं कुछ मिल जाए मुझे, यह है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। वो आगे की नहीं सोच रहा कि आगे उसके साथ क्या होगा, वो सोच रहा है बस यही थोड़े टाइम की सोच रहा है वो। तो पीटी जी बोलते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए, हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए, कि यानी कि हमारा जो ओवरऑल लंबा फ्यूचर है, कि जैसे हमने अभी चर्चा करी कि मरने के बाद भी हम एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हमारा जो फ्यूचर है, अगर कोई साइंस के हिसाब से देखेगा, जो मॉडर्न साइंस का जो नैरेटिव है उसके अकॉर्डिंग देखेगा, तो सोचेगा अभी से मरने तक का, वो हो गया शॉर्ट टर्म। कुछ लोग तो मरने तक का भी नहीं सोचते, खाली अभी का सोच लेते हैं, है ना? तो जबकि होना चाहिए हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी कि अभी से लेके पूरा आगे तक का जो हमारा अनंत भविष्य है, मरने तक का, मरने के बाद भी जो हमारा जो कुछ होगा, पूरा जो ओवरऑल जो फ्यूचर है वो कंसीडर करना चाहिए हमें। ओवरऑल फ्यूचर को हमें कंसीडर करना चाहिए एक्शंस करने से पहले, कर्म करने से पहले। तो अगर हम अपना ओवरऑल फ्यूचर को कंसीडर करेंगे कि हम ऐसे एक्शंस करें जिससे हमारा ओवरऑल जो फ्यूचर है, पूरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है, पूरा मरने के बाद का जो पूरा फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, कि हमें कहीं नरक वरक में ना भेज दिया जाए, हमें कहीं टॉर्चर वॉर्चर में ना झेलना पड़े। तो हमें वो सब सोचते हुए प्रेजेंट में कर्म करने चाहिए, वो ध्यान में रखते हुए कि हमें पूरा कॉन्शियसली ध्यान में रखते हुए
कि मैं कुछ ऐसे एक्शंस ना करूं कि जिसकी वजह से मुझे टॉर्चर झेलना पड़े, कि ऐसे सर्कमस्टेंस में मुझे भेज दिया जाए कि जिसकी जहाँ पे टॉर्चर हो, पेन एंड हेल एंड टॉर्चर हो, ये सब हो, है ना। क्योंकि किस अकॉर्डिंग में भेजा जाएगा कि जिस अकॉर्डिंग में कर्म करूँगा, एक्शंस जो होंगे, तो मैं ऐसे एक्शंस करूँ कि ताकि मैं मतलब कि पेन टॉर्चर ये सब में ना मुझे भेजा जाए। तो उसके लिए पहला लोगों को समझना पड़ेगा कि राइट एक्शन क्या होता है ना। उसके लिए मल्टीवर्सल लॉज क्या होते हैं, तो पूरी नॉलेज जो है प्रशांत त्रिवेदी जी ने ऑलरेडी रिवील कर रखी है। उनकी एक बुक है पीस गीता, उसे बोला जाता है स्क्रिप्चर्स फॉर दी नाउ, यानी कि वर्तमान का शास्त्र। तो वर्तमान के लिए, वर्तमान के टाइम में क्या सही है क्या गलत है हर एक टॉपिक के बारे में, ताकि लोग हर एक टॉपिक की रियलिटी समझ सकें और फिर समझ सकें कि क्या सही कर्म है क्या गलत कर्म है, तभी तो करेंगे ना। तब जब उन्हें पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, तब वो उस हिसाब से एक्शंस कर सकते हैं। फिर देन जब वो राइट एक्शन करेंगे, तब उनका जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो सिक्योर होगा, ना कि किसी इंश्योरेंस पॉलिसी से सिक्योर होगा फ्यूचर, है ना। लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है वो कैसे सिक्योर होगा, प्रेजेंट में राइट एक्शन करने से। जिसकी नॉलेज कैसे पता लगेगी, जो कि ऑलरेडी रिवील कर दी है प्रशांत त्रिवेदी जी ने, उनकी बुक है पीस गीता, और उनके चैनल पे भी आप जाकर उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों को नेचर से कनेक्ट करना चाहिए, उसी के साथ नेचर से कनेक्ट करना चाहिए, ग्राउंडिंग करनी चाहिए, नंगे पैर ज़मीन पे चलना चाहिए, अर्थ से कनेक्ट करना चाहिए, नेचर से कनेक्ट करना चाहिए, है ना। सनसेट, सनराइज़, और नेचर के प्रति एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं कि नदी में जाते हैं और वहाँ पे शैम्पू करके पाउच फेंक देते हैं और नहाते हैं साबुन से रगड़ रगड़ के, तो वो तो रॉन्ग एटीट्यूड है। तो वैसा एटीट्यूड नहीं चलेगा। नेचर के प्रति एक रेस्पेक्टफुल, उसे पॉल्यूट ना करना, एक सही एटीट्यूड होना चाहिए, है ना, और नेचर से कनेक्ट करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे हमारा लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिसाइड होगा, जो हम अगर राइट एक्शन करेंगे तब। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। तो आपको कैसा लगा चर्चा टॉक्स में आके? बिल्कुल बढ़िया। तो मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस टॉपिक के बारे में साइंस ने बहुत कंफ्यूजन फैला रखा है ना, तो जिसकी वजह से लोग फिर उनके उसमें जाल में फंस जाते हैं। साइंस ने पूरा एक नैरेटिव बना रखा है कि अच्छा अब हम एग्जिस्ट नहीं करने, मरने के बाद तो अब जो हमने सिस्टम बना रखा उसके हिसाब से आप रहो। तो जब लोग ये समझ जाएंगे कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो देन लोगों को समझ में आएगा कि ये बहुत ही सीरियस, लाइफ इज अ सीरियस बिजनेस विद सीरियस कॉन्सिक्वेंस, है ना। तो वो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है।